हेलो दोस्तों। हम कंसोलिडेशन चैप्टर के अंदर अब लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हमारा चैप्टर चल रहा है कंसोलिडेशन, जो आपका नेम चैप्टर का दिखा रहा है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। इसमें हमने लेक्चर नंबर 1 प्रोवाइड किया और लेक्चर नंबर 1 में हम कुछ चीज़ें पढ़ चुके। जैसे कि हमने जो है चैप्टर का बेस जो है वो चैप्टर नंबर 1 में ही कवर कर लिया, जहाँ पे हमें आपका 4 वर्किंग नोट जो है समझनी होती है। 4 वर्किंग नोट अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास में ये सारा का सारा जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। हाँ, पहली वर्किंग नोट में कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे लिखवानी थी, जिसके लिए मैंने 7 to 8 लाइन छोड़ने के लिए कहा था, आपने छोड़ा होगा। ठीक है। हाँ जी, ये आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा बिकॉज़ यहाँ पे जो है जो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो नोट डाउन किया था, लिखवाया था, वो टेक्निकल एरर की वजह से जो है डिलीट हो गया। आपके पास में मैंने लेक्चर नंबर 1 जो लिखवाया था उसकी पीडीएफ तो टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी है, लेकिन उसमें टेक्निकल जो प्रॉब्लम की वजह से एक आध दो वर्ड जो है वो गायब हो चुका है। ठीक है। तो पीडीएफ तो टेलीग्राम पे है, अगर वो पीडीएफ चाहिए तो डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक आध दो वर्ड जो है वो कट हो चुके हैं। तो लेक्चर तो आप देख ही रहे, लेक्चर में तो आपका पूरे का पूरा मैंने कवर करवाया, पूरे का पूरा क्लियरली दिख रहा है। हाई क्वालिटी पे ही लेक्चर डाउनलोड आपके पास में जो है प्रोवाइड किए हैं, तो वहाँ से भी आप नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। ये मैंने वापस से आपको जो है लिखवा दिया है, ये मैंने लिखवा लिया क्योंकि वो टेक्निकल एरर की वजह से पीडीएफ डिलीट हो गई। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो इलस्ट्रेशन नंबर 1 है जो मैंने आपको लिखवाया था, उसकी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड कर दी है टेलीग्राम पे। ये मैंने फिर से लिखा, तो इलस्ट्रेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे नहीं लिखवा रहा हूँ वापस से। ठीक है। वहाँ पे पीडीएफ भी प्रोवाइडेड है और यूट्यूब पे तो वैसे भी मैंने आपको लिखवा के ही करवाया है। आई होप कि आपने जो है लेक्चर से ही नोट डाउन किया होगा। ठीक है। क्योंकि अगर आप साथ ही साथ नोट डाउन करते हैं तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो 2 गुना बढ़ जाती है। आप सिर्फ लेक्चर देख रहे और लेक्चर देखने के साथ साथ अपने नोट डाउन भी कर रहे, तो दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। लेक्चर देखने से कुछ भी नहीं होता। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन देख लूँ, उसके बाद जो है नोट डाउन करूँगा या फिर प्रैक्टिस करूँगा। तो प्रैक्टिस के लिए आपके पास में क्वेश्चन दिए जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ठीक है। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल तो जो मैं आपको करवा रहा हूँ उसी के साथ ही साथ आप क्वेश्चन को सोल्व करिए। ठीक है। ओके। तो चलिए, आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं मेरे साथ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आइए। इलस्ट्रेशन नंबर 2 कहता है कि एक्स वाई जेड लिमिटेड कोई परचेज, एक्स वाई जेड लिमिटेड कोई कंपनी है, कहता है कि परचेज करती 80% शेयर्स ऑफ एबीसी लिमिटेड। अब 80% शेयर्स परचेज कर लिए तो यहाँ पे सब्सिडरी और होल्डिंग का रिलेशनशिप आ जाता है। ठीक है। अब बताइए कि कौन होल्डिंग कंपनी है, कौन सब्सिडरी कंपनी है। सर सीधी सी बात है कि जो परचेज कर रही है 80%, वो आपके पास में होल्डिंग कंपनी है, और जिसके सिर्फ परचेज हो रहे हैं, ठीक है, वो कंपनी सब्सिडरी कंपनी है। तो कहता है एक्स वाई जेड लिमिटेड ने परचेज किया, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड ने परचेज किया, तो एक्स वाई जेड लिमिटेड क्या है सर? एक्स वाई जेड लिमिटेड जो है वो आपके पास में यहाँ पे होल्डिंग कंपनी है। ठीक है। तो एक्स वाई जेड लिमिटेड ये आपकी यहाँ पे होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी, क्या ये चीज़ क्लियर सभी को? ठीक है। एक्स वाई जेड लिमिटेड हमारे पास में होल्डिंग कंपनी है। और उसी तरीके से तो एबीसी कंपनी क्या हो गई? एबीसी कंपनी आपके पास में क्या हो जाती है? सर एबीसी कंपनी हमारी सब्सिडरी कंपनी है। ठीक है। सब्सिडरी कंपनी। ओके जी। चलिए, ये क्लियर हमारे पास में, ये क्लियर आपके पास में। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। कहता है कि 1 जन 2001 को ये परचेज हुआ है। ठीक है। तो ये डेट ऑफ एक्वाजिशन हो गया। 1 जन क्या हुआ? 1 जन क्या हो गया सर? ये 1 जन क्या है? 1 जन डेट ऑफ एक्वाजिशन है। ठीक है। मतलब कि इस तक, ये डेट तक का कोई प्रॉफिट गिवन है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्री प्रॉफिट। इसके बाद का कोई प्रॉफिट है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पोस्ट प्रॉफिट, जो लेक्चर नंबर 1 में बड़े ही आराम से समझाया था आपके पास में। तो कहता है कि फॉर 1,40,000, ये क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, इतने में परचेज किया है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। कहता है एक्स वाई जेड लिमिटेड ने 80% एबीसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए। कब परचेज किए? 1 जन 2001 को। कितने में परचेज किए? 1,40,000 में। तो ये कॉस्ट है। ठीक है। आगे क्या कहता है?
द इशू कैपिटल, जो कैपिटल इशूड है एबीसी लिमिटेड की, मतलब कि सब्सिडरी कंपनी की, कहता है ऑन 1 Jan 2001, 1 Jan 2001 तक की बात कर रहा है। कहता है 1 लाख कैपिटल है और कहता है एंड बैलेंस इन जनरल रिजर्व जो है वो 60,000। बताइए ये जनरल रिजर्व में जो आपके पास में सॉरी पीएनएल है, बैलेंस इन पीएनएल जो अकाउंट 60,000 जो आपको प्रॉफिट दिख रहा है, प्लस में आंसर है तो ऑब्वियसली प्लस में आंसर है तो क्या है, प्रॉफिट। तो ये 60,000 का जो प्रॉफिट है, मुझे बताइए ये प्री है या फिर पोस्ट है, प्री है या फिर पोस्ट है। सर कहता है ना, देखो ना, ऑन 1 Jan 2001 की बात कर रहा है, मतलब कि यहाँ तक के प्रॉफिट की बात कर रहा है। अब 1 Jan 2001 तक का प्रॉफिट, मतलब कि ये 60,000 क्या है सर, प्री प्रॉफिट है, प्री, ठीक है ना, ये प्री प्रॉफिट है। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द ईयर 31 आपका जो है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 आपका दिसंबर है, यहाँ पे इसने 31 दिसंबर को ईयर एंडेड माना है, हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो सकती। कहता है 31 दिसंबर को कहता है एबीसी अर्न प्रॉफिट 20,000, मतलब कि एक्स्ट्रा इसने अर्निंग करी है 20,000। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 में क्या था, ये कहता था कंसोलिडेटेड, आपका जो कंसोलिडेशन डेट है वहाँ का प्रॉफिट, मतलब कि ये टोटल प्रॉफिट था, टोटल प्रॉफिट। तो जब टोटल प्रॉफिट देता है तो हमें क्या करना पड़ता था, हमें जो है प्री प्रॉफिट माइनस करना पड़ता था, तब हमें पोस्ट प्रॉफिट मिलता था। यहाँ पे इसने वर्ड क्या लिखा है, देखिएगा इसने वर्ड क्या लिखा है, इसने वर्ड लिखा है कि आपने 31 दिसंबर ईयर एंड डेट को, कहता है अर्न अ प्रॉफिट 20,000, मतलब कि अर्न अ प्रॉफिट, क्या लिखा है, अर्न अ प्रॉफिट, अर्न अ प्रॉफिट, मतलब कि ये कह रहा है कि आपके पास में 1 Jan को एक्वायर हो चुका, एक्वायर होने के बाद आपने एक्स्ट्रा अर्निंग कितनी करी, तो कहता है 20,000 की अर्निंग करी, मतलब कि ऑलरेडी पोस्ट गिवन है, ठीक है, पोस्ट प्रॉफिट गिवन है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये आपको ये नहीं कह रहा है कि 20,000 रुपीज़ कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेशन डेट के ऊपर आपके पास में, कहता है वर्ड यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्न अ प्रॉफिट, इतना अर्न प्रॉफिट किया है आपके पास में, ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, ये टोटल प्रॉफिट नहीं है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। कहता है 20,000 है एट द एंड, एट द ईयर एंड, कहता है डिक्लेयर एंड पेड डिविडेंड आपके पास में 15,000। अच्छा, तो क्या कहता है, कहता है 20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट तो हुआ आपके पास में, लेकिन इसमें से हमने 15,000 का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, बहुत ही बढ़िया। कहता है सो बाय एंट्री हाउ द डिविडेंड शुड बी रिकॉर्डेड, डिविडेंड का कैसे रिकॉर्डिंग होगा वो आप एंट्री दिखाइए। कहता है व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट, अच्छा दो दो चीज़ें पूछ लीजिए, एक तो एंट्री बता दो किसकी सर, डिविडेंड की, डिविडेंड किस तरीके से रिकॉर्ड होगा, दूसरा पूछा माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी साथ साथ बता देना, ठीक है। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो हमारा रिवीजन करवा देगा, आपके पास में एक रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना, तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए इसके बाद कहता है ऑल्सो प्लीज चेक वेदर देयर शुड बी एनी गुडविल और कैपिटल, चलिए ये भी रिवीजन आपको करवाना चाहता है कि गुडविल हुआ है या फिर कैपिटल रिजर्व हुआ है, ये भी चेक कर दीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी रिवीजन करवा रहा है, और एक चीज़ आपकी नहीं आई है जो वर्ड है डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड का अभी तक मैंने आपको नहीं बताया था, आइए इसके बारे में अब पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास में 2, इलस्ट्रेशन नंबर आपके पास 2, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे डिविडेंड के बारे में ही बताना है आपके पास, ठीक है। चलिए एक काम किया होता तो अच्छा होता, एक काम किया होता तो अच्छा होता, नोट्स में एक ही अलग रखता हूँ और इलस्ट्रेशन अलग रखता हूँ, ठीक है। ये लीजिए, मैंने आपका जो क्या किया, ये जो नोट्स वाला पार्ट है मैंने अलग रखा, ताकि इसमें ही पेज बीच में ऐड करके आपके पास में जो है अलग नोट्स रहेगा और अपने इलस्ट्रेशन अलग पेज पे रहेंगे। आप किसी भी तरीके से नोट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है इलस्ट्रेशन इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ तक हमने पढ़ा है नोट्स, इलस्ट्रेशन 1, इसके बाद आपके पास में कॉन्सेप्ट, इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2, इस तरीके से भी चला सकते हैं, किसी भी तरीके से आपके पास में नोट्स होने चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। किस तरीके से लिखा है ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, ठीक है। बस आपने लिखा है, आपको समझ में आना चाहिए, हमें किसी और को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आपने लिखा है आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है ना। चलिए, तो ये चीज़ आपके पास में क्लियर, ओके जी। चलिए
इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके पास में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो भाई चीज़ें को समझने की कोशिश करिए कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछा है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए सर, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ओहो, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। जल्दी से, जब तक मैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट की स्पेलिंग लिखता हूँ उस वक्त के अंदर अंदर आपके पास में फॉर्मूला आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि क्या था फॉर्मूला। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में तो सब बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी चीज़ों में कितनी थी सर, 4 चीज़ें थी। सबसे पहला यहाँ पे था आपके पास में शेयर कैपिटल, सर आपके पास में शेयर कैपिटल था, ठीक है, शेयर कैपिटल। ये पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आपके पास में प्री प्रॉफिट, ठीक है। इसके बाद में आपके पास कौन सा, पोस्ट, पोस्ट प्रॉफिट नहीं, पोस्ट आपका पीएनएल, क्योंकि पी पोस्ट चीज़ में हम दो चीज़ें बनाते, प्रॉफिट एंड लॉस और आपके पास में जनरल रिजर्व की दो अलग अलग कॉलम बनाते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके पास, ठीक है। यहाँ पे जनरल रिजर्व की कोई बात ही नहीं की है ना, तो जनरल रिजर्व लिखना ही नहीं पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं, डैश कर देंगे आपके पास में। पोस्ट जनरल रिजर्व, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व की आई थिंक बात ही नहीं करी, पढ़ने में तो कहीं नहीं आया, ठीक है ना, तो डैश कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो लिख लिया है। नहीं लिखा तो फिर स्टूडेंट कहेंगे कि सर फॉर्मूला चेंज हो गया क्या, नहीं फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, इन्फॉर्मेशन नहीं है तो नहीं लिखते कोई बार, ठीक है। लिख रहा है तो यहाँ पे डैश कर देना, ठीक है, इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, नहीं है तो डैश, ठीक है जी। चलिए ओके, इसके बाद आप आगे बढ़िए, इसके बाद आप आगे बढ़िए। मेन चीज़ जो है, हमें प्री प्रॉफिट चाहिए, पोस्ट प्रॉफिट चाहिए। अब सिंपली बात समझिएगा, प्री प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट के लिए हमें वर्किंग नोट नंबर 1 बनानी पड़ती है, अगर ये बना लिया तो बहुत बेहतर रहता है। वर्किंग नोट नंबर 1 आप जो है प्री प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट के लिए ही तो बनाते हैं, अगर ये मिल गया तो हम टोटल करके डायरेक्टली आप जो है हेल्पफुल होगा। तो इसने देखिए यहाँ पे दो चीज़ें एक साथ काम कर दी, कौन सी सर, सबसे पहला तो उसने यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछा, गुडविल कैपिटल रिजर्व पूछा, लेकिन आपका एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एओपी, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट नहीं पूछा, लेकिन इनडायरेक्टली ये भी आपसे ही करवा रहा है, ठीक है, ये वर्किंग भी आपसे ही करवा रहा है, तो हमें यहाँ पे पूछा नहीं, इसलिए वर्किंग नोट में ये एओपी बनाएंगे। वर्किंग नोट के अंदर आपके पास में ये एओपी बनेगा, वर्किंग नोट नंबर 1 आपके पास में, वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है ना, वर्किंग नोट नंबर आपके पास में 1, क्या कहता है वर्किंग नोट नंबर 1, कहता है कि एओपी बनाइए, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ, किसका सर, ये प्रॉफिट किसका एनालिसिस, सर सीधी सी बात है, सब्सिडरी की बात हो रही है, सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट की बात हो रही है, होल्डिंग कंपनी के प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो सब्सिडरी कंपनी, ओके जी सर, ये क्लियर है आपके पास में, ये क्लियर है आपके पास में। तो यहाँ पे इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, चलिए सर बताइए, फॉर्मेट आपके पास में दिमाग में क्लिक होना चाहिए, फॉर्मेट हमारा फिक्स है, ठीक है, फॉर्मेट हमारा फिक्स है। आप सबसे पहले यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं प्री प्रॉफिट, आपके पास प्री प्रॉफिट, ठीक है, और यहाँ पे पोस्ट प्रॉफिट, पोस्ट प्रॉफिट में दो अलग अलग कॉलम बनाना, प्री में तो सब कुछ मिक्स में चलेगा, लेकिन पोस्ट में अलग अलग बनाना, क्योंकि बैलेंस शीट के वक्त हेल्प करेगा। हम फुल फ्लैश क्वेश्चन देखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप जो है दोनों को अलग अलग बनाना सीख लीजिए, पीएनएल और जनरल रिजर्व। इसमें सीखना क्या है, सिंपली अमाउंट उसमें डालना है जिसका हेडिंग है, ठीक है, बाकी इसमें कुछ यहाँ पे है नहीं। तो जनरल रिजर्व आपके पास में दो चीज़ें क्लियर, चलिए, तो यहाँ पे ये चीज़ आपके पास में क्लियर है।
चलिए, ओके जी, ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमारे पास में काम ख़त्म हो जाए। देखिए ऐसे आपको जो है स्ट्रेट लाइन बनाना सीखना होगा। जैसे कि देखिए मैंने कितनी मेहनत करके आपके पास में प्रैक्टिस करके ये तब जाके स्ट्रेट लाइन जो है आपके पास में जो है बना पा रहा हूँ। देखिए ज़रा कितनी अच्छे से स्ट्रेट लाइन में बना पा रहा हूँ। ये भी आपको सीखना पड़ेगा। एग्ज़ाम में आपको बिना स्केल के आप जो है इस तरीके से बना पाते हैं तो टाइम बच जाएगा आपके पास में। ठीक है, स्ट्रेट लाइन कंपलसरी आप जो है ड्रॉ करिए एग्ज़ाम में। अगर नहीं होता है तो स्केल का यूज़ करिए। अगर मेरी जैसी प्रैक्टिस है आपके पास कि आप जो है स्ट्रेट लाइन ही जो है ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए मेरे पास कितनी अच्छे से स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ करी है। ऐसी प्रैक्टिस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, वरना फिर स्केल का यूज़ करिए। ठीक है ना सर, आपके पास में प्रैक्टिस है? बिल्कुल मेरे पास में प्रैक्टिस है। देखिए ना आप, आपके सामने देखिए कितनी स्ट्रेट लाइन जो है मैंने ड्रॉ कर दी है। ठीक है ना, चलिए। कहता है कि यहाँ पे सबसे पहले तो 1,40,000 कैपिटल है। हम तो यहाँ पे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कर रहे हैं। कैपिटल चलिए ठीक है, आपने बता रखा है, सॉरी ये तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल कितना है? 1 लाख है। कैपिटल चलो ठीक है, इन्फॉर्मेशन दिया है, हम बाद में यूज़ करेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। हमें तो अभी प्रॉफिट की बात करें तो कहता है कि सबसे पहले तो ये P&L की बात कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे दो ही चीज़ें मेनली आपको देखने को मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस एंड जनरल रिजर्व। इसके बाद डिविडेंड पे होता है तो वगैरह वगैरह चीज़ें यहाँ पे आती है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस कहता है प्री पीरियड का 60,000 है। ठीक है, और बढ़िया बात यह है कि पोस्ट पीरियड का इसने डायरेक्टली अमाउंट दे रखा 20,000, हमें कुछ माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। 20,000 जर्नलिज्म में कोई चीज़ें नहीं है, यहाँ पे जर्नलिज्म की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नलिज्म हमने नहीं लिखा है। ओके, इसके बाद अब इम्पोर्टेंट चीज़ कहता है कि भाई पोस्ट पीरियड में आपके पास में कमाया है 20,000। ठीक है, 20,000 हमने लिख लिया, लेकिन इसमें से कहता है कि हमने जो है 15,000 रुपीज़ का डिविडेंड पे कर दिया। ठीक है, तो डिविडेंड पे कर दिया तो देखिए यहाँ पे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में क्या चीज़ आएगी? एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में वो सारी चीज़ें आएगी जिससे हमारा प्रॉफिट अफेक्ट होता है। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट एंड लॉस तो आएगा ही होएगा। ठीक है, क्योंकि वो तो हमारा प्रॉफिट ही है। और प्रॉफिट कम या फिर ज़्यादा करने वाली चीज़ें भी यहाँ पे इंक्लूड होगी। फॉर एग्जांपल डिविडेंड, यहाँ पे बड़ी ही लिमिटेड चीज़ें हैं जो आपकी आएगी। एक बार चैप्टर जैसे ख़त्म होगा आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे बड़ी लिमिटेड क्वेश्चन, लिमिटेड चीज़ें होती है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन वो मैं आपको एक के बाद एक लिखवाता जाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाइए नोट्स पे। डिविडेंड की मुझे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो 7-8 लाइन आपके पास में मैंने कहा था कि ऐसे ही आप जो है ब्लैंक रहने दीजिए, ये वही चीज़ अब मैं लिखवाने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए हेडिंग दीजिए एडजस्टमेंट्स में। आपके पास में सबसे पहले एडजस्टमेंट में डिविडेंड का अमाउंट लिखवा देता हूँ। डिविडेंड, डिविडेंड अगर आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया है तो सिंपली आपको डिविडेंड अमाउंट डिक्लेयर हुआ है, मतलब कि प्रॉफिट कम हुआ है। आपने जो है पोस्ट में से माइनस किया है तो पोस्ट में से माइनस कर दीजिए। ठीक है, पोस्ट में मतलब कि पोस्ट पीरियड में डिक्लेयर किया। ये क्वेश्चन में आपके पास ने पोस्ट पीरियड में एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब कि 31 दिसंबर, मतलब कि वो तो पोस्ट पीरियड है। ठीक है, 1 जन से पहले डिक्लेयर हुआ होता तो यहाँ पे लिखते, यहाँ से माइनस करते। बेसिकली यहाँ पे मैं कहूँ माइनस करना है क्योंकि डिविडेंड प्रॉफिट को कम करता है। ठीक है, और पोस्ट पीरियड में है तो यहाँ से माइनस करेंगे। प्री पीरियड में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करनी है। प्री पीरियड के लिए स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन है तो वहाँ पे मैं डिविडेंड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, पोस्ट पीरियड का अभी इलस्ट्रेशन नंबर 2 है तो वो हम देख लेते हैं। पोस्ट पीरियड में कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। सिंपली कहता है कि अगर आपने जो है डिविडेंड डिक्लेयर किया है तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा और आप डिविडेंड डिक्लेयर कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया, 15,000 का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो हम यहाँ से माइनस कर देंगे 15,000। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है। डिविडेंड, तो ये आपका बन जाता है 15,000 का डिविडेंड, जो कि माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर करने से पैसे मिलते नहीं है, जाते हैं कंपनी के। ठीक है, डिविडेंड का मतलब यही होता है, और कोई चीज़ें प्रॉफिट से रिलेटेड नहीं है आपके पास में।
टोटल बता दीजिए, आपके पास में टोटल बता दीजिए मुझे। कहता है कि प्री प्रॉफिट तो 60,000 है ही है, ये टोटल 60,000 यहाँ पे आ जाता है। इसका टोटल 5,000 सर आपके पास। इसका टोटल सर जनरलिज्म तो है ही नहीं, डैश का डैश ही रहेगा, ठीक है ना। ठीक है सर, चलिए ये चीज़ ख़त्म। बहुत ज़्यादा हमने बड़ी लाइन ड्रॉ कर दी, इतनी ही सी चीज़ें थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एग्ज़ाम में भी ऐसा होगा, इसीलिए मैंने इस तरीके से ड्रॉ किया। मैं चाहूँ तो ये लाइन को कम कर सकता हूँ, लेकिन ये आपके लिए एक सीख है कि एग्ज़ाम में हम जो है बड़ी लाइन ही ड्रॉ करेंगे, थोड़ी ज़्यादा जगह लेंगे, ठीक है। खाली रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स कटने वाले नहीं है आपके पास में, ठीक है, लेकिन कम नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। ज़्यादा होगी कोई दिक्कत नहीं है, जगह ज़्यादा होगी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से वर्किंग नोट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, लेकिन कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे सारी चीज़ें हम कर सकते हैं काम, ठीक है। बताइए सर, शेयर कैपिटल कितनी है सर? शेयर कैपिटल किसकी, कौन सी कंपनी? सर यहाँ पे नोट्स में आपको बताया था, प्रीवियस लेक्चर में बताया था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट सब्सिडरी के लिए है, सारी इन्फॉर्मेशन सब्सिडरी की लिखी जाती है। शेयर कैपिटल भी किसकी लेंगे सर? सब्सिडरी कंपनी की। ये पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे, इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बेसिकली वही चीज़ है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में लिखवाया था, वही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। पीडीएफ मिल जाएगी आपके पास में। तो यहाँ पे कैपिटल किसका लेना है सर? कैपिटल आपके पास में सब्सिडरी कंपनी का लेना है। तो बताइए सब्सिडरी कंपनी की कैपिटल कितनी है? तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, कैपिटल ऑफ एबीसी लिमिटेड कहता है 1 लाख, ठीक है 1 लाख। अब ध्यान से, क्या 1 लाख पूरे का पूरा लेना है? क्या 1 लाख पूरे का पूरा अमाउंट लेना है सर? क्या 1 लाख पूरे का पूरा अमाउंट लेना है? नहीं सर, यहाँ पे जितनी भी अमाउंट आएगी, जितनी भी अमाउंट आएगी इनटू परसेंटेज करना है। कौन सा वाला सर? जो आपके पास में सब्सिडरी के पास में जो परसेंटेज रह गया, जितनी होल्डिंग रह गई उतने से। इलस्ट्रेशन नंबर 1 में भी पढ़ाया माइनॉरिटी इंटरेस्ट, इलस्ट्रेशन नंबर 2 में भी वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और ऐसे एक्सप्लेन हर इलस्ट्रेशन में करता ही रहूँगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे नॉर्मली लेक्चर्स में आप देखते हैं तो क्या कराया जाता है, कहता है कि इलस्ट्रेशन नंबर 1 में पढ़ाया था, आइए सोल्व करते हैं, और सोल्व करवा देते हैं। यहाँ पे हर लेक्चर में मैं आपको यही चीज़ एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है। कहता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, सारा अमाउंट लिखिए पूरे का पूरा, इनटू कौन सा परसेंटेज? इनटू आपका सब्सिडरी का जो होल्डिंग है वो परसेंटेज लेना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट मीन्स सब्सिडरी के लिए, ठीक है। चलिए, तो 1 लाख तो मैंने लिख दिया, 1 लाख तो पूरी अमाउंट है, सब्सिडरी का टोटल कैपिटल है, ठीक है। लेकिन सब्सिडरी के पास अब 1 लाख कैपिटल थोड़ी ना बची है, 80% कौन लेगा सर? 80% तो आपके पास में होल्डिंग कंपनी ले गई। तो यहाँ पे आपके पास में माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितने परसेंट से कैलकुलेट होगा सर? जो बच गया 20% के हिसाब से कैलकुलेट होगा आपके पास। तो हर अमाउंट का 20% अमाउंट ही लेना, हर अमाउंट का 20% इंटू 20% आपके पास। बताइए कितना? 20,000। तो 20,000 अमाउंट ही लेना है कैपिटल में, ठीक है। प्री प्रॉफिट का टोटल बताइए। 60,000 सर प्रॉफिट, ठीक है। प्री प्रॉफिट का टोटल है 60,000, लेकिन ये तो सर टोटल है, आपको कितना लेना है? 20%, क्योंकि सब्सिडी के पास अब 20% ही बच गया, तो सारे हिस्से में 20% सब्सिडी का रहेगा, बाकी सारा का सारा किसका? होल्डिंग का। तो 60,000 इंटू 20% आपके पास में, 60,000 इंटू 20%, तो 12,000, ठीक है 12,000। ओके जी, ये चीज़ क्लियर है हमारे पास में। आगे कहता है पोस्ट प्रॉफिट बताइए। तो पोस्ट प्रॉफिट में तो भाई पोस्ट में पीएनएल में है 5,000, और जनरल रिजर्व में कोई अमाउंट नहीं है, तो यहाँ पे आपके पास में 5,000 अमाउंट है, ठीक है। 5,000 पूरा लेना है क्या? नहीं सर, 20% ही आपका है, बाकी का होल्डिंग कंपनी का, ठीक है ना। तो 5,000 इंटू 20% आपके पास में 1,000, ठीक है। और जनरल रिजर्व तो बेसिकली आपके पास में है नहीं, तो बताइए कितना प्रॉफिट, कितना यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपके पास में बनेगा? तो कहता है 20,000 प्लस 12,000 प्लस 1,000, 33,000 आपके पास में
माइनॉरिटी इंटरेस्ट बनेगा 33,000। चलिए, क्या ये चीज़ क्लियर? आप मेरे साथ नोट डाउन कर रहे हैं ना? ठीक है ना? नोट डाउन आप मेरे साथ कर रहे हैं, ठीक है जी? ये चीज़ भूलिएगा नहीं, नोट डाउन आप साथ साथ करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं जब पूरे का पूरा ये लिखवा दूँ, इसके बाद नोट डाउन करिए, क्योंकि कोई चीज़ें जो होती है जो मुझे ऐसे ही लिखवानी पड़ती है आपको, ठीक है? चलिए, तो अब ये नोट डाउन कर सकते हैं आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कहता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो निकाल दिया। कहता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट एज ऑन 1 जुलाई, सॉरी 1 जैन को भी निकालना है, 31। अच्छा, दो दो निकालने के लिए कहा था, ठीक है? 1 जैन को यहाँ पे जो है निकालना है। 1 जैन वो डेट है जब हमने एक्वायर किया था, ठीक है? एक्वायर किया था। और 31 दिसंबर मतलब कि पूरे साल का। तो ये हमने कौन सा निकाला है सर? इसमें पोस्ट ले लिया, मतलब कि ऑन 31 दिसंबर वाला निकाल लिया हमने। इलस्ट्रेशन नंबर 1 जो है वो सेम पार्ट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ठीक है? ऑन 31, ऑन आपके पास में 31 दिसंबर का ये प्रॉफिट है, ठीक है? ऑन 31 दिसंबर का ये प्रॉफिट है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करूँगा कि 31 दिसंबर का प्रॉफिट क्यों है। फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ठीक है? फिर से एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा, यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली आपके लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पे लिखना, ठीक है? समझना तो ज़रूरी है। कहता है 1 जैन है ना? हाँ, 1 जैन को यहाँ पे एक्वायर हुआ है। तो 1 जैन क्या है सर? डेट ऑफ एक्वाजिशन, ठीक है? 1 जैन क्या है सर? डेट ऑफ एक्वाजिशन, ठीक है? कहता है 1 जैन से पहले का जो भी प्रॉफिट है वो क्या है सर? जो भी प्रॉफिट है उसे हम क्या कहेंगे सर? प्री प्रॉफिट, प्री प्रॉफिट। और इसके बाद का जो भी प्रॉफिट बचा, ठीक है, वो क्या है सर? पोस्ट प्रॉफिट, ठीक है? मतलब कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब कि 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट, 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट सर। 1 जैन से 31 दिसंबर तक का प्रॉफिट क्या होगा सर? पोस्ट, ठीक है? तो यहाँ पे बात समझिए, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट दोनों डेट को चाहता है, मतलब कि 1 जैन को भी बनाइए, 31 दिसंबर का भी बनाइए। तो देखिए सर, 1 जैन तक का मतलब कि मुझे समझाइए पोस्ट प्रॉफिट आएगा या फिर नहीं सर? 1 जैन तक के बाद का प्रॉफिट होता है, उसे हम पोस्ट कहते हैं। इसने कहा माइनॉरिटी इंटरेस्ट 1 जैन तक का बनाइए, तो यहाँ पे आपके पास में क्या क्या चीज़ें आएगी? सिर्फ और सिर्फ प्री तक की चीज़ें आएगी। अब ये दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है 31 दिसंबर तक का बनाइए। 31 दिसंबर तक का मतलब कि प्री भी आएगा प्रॉफिट और पोस्ट भी आएगा प्रॉफिट, ठीक है? सारी चीज़ें आएगी 31 दिसंबर को। तो हमने यहाँ पे जो बनाया, इसमें प्री भी लिया, पोस्ट भी ले लिया। प्री और पोस्ट दोनों ले लिया, मतलब कि हमने एट द एंड ऑफ द ईयर तक का जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट निकाला है आपके पास में, ठीक है? इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 31 दिसंबर तक का है। अगर हम 1 जैन का निकालें, ऑन 1 जैन, 1 जैन तक का अगर निकालना चाहते हैं आप, तो कहता है सीधी सी बात है, प्री प्रॉफिट तक का ही अमाउंट लेना, पोस्ट प्रॉफिट मत लेना, ठीक है? 1 जैन वो एक्वाजिशन डेट है, एक्वाजिशन डेट के बाद पोस्ट प्रॉफिट होता है, ठीक है? हमें तो 1 जैन तक का ही निकालना है, तो सिंपली प्री प्रॉफिट ही लेंगे। तो आपके पास देखिए शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल सेम रहेगी, 1 लाख इंटू 20% आपके पास 20,000, ठीक है? प्री प्रॉफिट लेंगे, कितना है? 60,000। लेकिन पूरा 60,000 नहीं लेना है, हमारा होल्डिंग जितना है उतना, हमारा मतलब कि सब्सिडरी का 20%, 12,000। क्या पोस्ट प्रॉफिट लेना है? क्या पोस्ट प्रॉफिट लेना है? नहीं सर, 1 जैन तक का ही हमें आंसर निकालना है। तो 1 जैन तक जो है पोस्ट प्रॉफिट नहीं आता। तो 20,000 प्लस 12,000 आपके पास में 32,000, ये आंसर आएगा 32,000। ये क्या है? 1 जैन तक का प्रॉफिट। तो दोनों आंसर निकाल लिए आपके पास में, जो चीज़ें पूछी थी दोनों आंसर आपके पास में, जो चाहिए ले लो। तो ये आपके पास में ये पूछा था, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का काम ख़त्म हो चुका आपके पास, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का काम ख़त्म हो चुका, ठीक है? देख लीजिए, ओके? ये चीज़ आपको नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतनी सी चीज़, ठीक है?
ये आपके लिए सिंपली एग्जाम्पल था समझने के लिए। चलिए, इसके बाद आपके पास में क्या कहता है, इसके बाद क्वेश्चन में कहता है कि आप एक काम करिए, एंट्री भी लिखिए। किसकी एंट्री सर? सिंपली डिविडेंड की एंट्री पूछ रहा है। तो डिविडेंड की एंट्री लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। डिविडेंड जो है आप डिक्लेयर करते हैं, और कहाँ से डिक्लेयर करते हैं? अपने प्रॉफिट में से। तो अपना प्रॉफिट कम कर रहे हो और आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी जनरल एंट्री में कोई बड़ी बात नहीं है। डिविडेंड डिक्लेयर करना मतलब कि आपके पास में यहाँ पे हम लिखते हैं चीज़ें। वर्किंग नोट ये थी आपके पास में, हाँ जी, अब ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम निकले हैं जर्नल एंट्री। क्या है जर्नल एंट्री में? सिंपली बात कहता है कि जर्नल एंट्री आपको लिखनी है डिविडेंड की इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड। XYZ लिमिटेड के बुक्स में लिखनी है। XYZ लिमिटेड कौन है सर? होल्डिंग कंपनी। तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड, ठीक है। XYZ लिमिटेड यहाँ पे होल्डिंग कंपनी के बुक्स में। अब देखिएगा, डिविडेंड किसने डिक्लेयर किया? ABC लिमिटेड ने, ठीक है। 15,000 का डिविडेंड डिक्लेयर किया है टोटल। जितने भी शेयर्स है टोटल आपका 15,000 का शेयर्स यहाँ पे दे दिया है, 15,000 के रुपये दे दिए है डिविडेंड में। अब बात ध्यान में रखिए कि इसने पूछा XYZ लिमिटेड अपनी बुक्स में क्या रिकॉर्डिंग करेगा। भाई XYZ लिमिटेड में भी ABC लिमिटेड के 80% शेयर परचेज कर रखे, ठीक है। तो सीधी सी बात है, जो शेयर परचेज कर रखे हैं, तो ABC लिमिटेड जो डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है 15,000, इसमें से 80% किसको मिल जाएगा? XYZ लिमिटेड को। मतलब कि इसे पैसे मिलने हैं डिविडेंड के। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे मिलने वाला है। क्या पूरे के पूरे 15,000 मिल जाएंगे? जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है 15,000 का, क्या पूरे का पूरा मिल जाएगा? नहीं सर। जितने शेयर्स है उतना ही डिविडेंड मिलेगा। 20% किसके पास में? ABC लिमिटेड के पास में ही रहेगा, ठीक है। मतलब कि ABC लिमिटेड के जो शेयर होल्डर है उन्हें मिलेंगे। तो यहाँ पे 15,000 का 80% ही मिलेगा, क्योंकि 80% ही आपके पास में होल्डिंग है। तो 80%, तो 15,000 का 80% आपके पास आएगा, ठीक है। तो 15,000 इंटू 80% मतलब कि 12,000 आपको मिलेगा। तो 12,000 आपके पास में यहाँ पे आएगा, ठीक है। और आपके पास में कहाँ से जाएगा ये? टू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। उनका जो है प्रॉफिट एंड लॉस कम होगा, हमारे पास में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो टू प्रॉफिट हमारे पास में, मतलब कि XYZ लिमिटेड के पास में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये जर्नल एंट्री तो सिंपल सी पूछ ली है आपको, ये सही, ठीक है। बाकी इसमें कुछ यहाँ पे था नहीं। फाउंडेशन लेवल पे ऐसा सब कुछ पढ़ के आते हैं, या फिर उससे भी पहले अर्लियर स्टेज से पढ़ के आते हैं। फिर भी एक्सप्लेन कर दिया, चलो ठीक है। पैसे मिल रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट हो रहा है आपके पास में, तो टू P&L। चलिए, जर्नल एंट्री आपके पास में थी, ठीक है। चलो, तो ये जर्नल एंट्री भी कर दी। अब क्या पूछा है आगे? कहता है नेक्स्ट आप गुडविल है या फिर कैपिटल रिजर्व है वो बता दीजिए एट द डेट ऑफ एक्वाजिशन। एक्वाजिशन डेट पे आपके पास में गुडविल है या फिर कैपिटल रिजर्व, ये बता दीजिए, ठीक है। तो सेकंड चीज़ आपको पूछी है गुडविल, कैपिटल रिजर्व, ठीक है। गुडविल और कैपिटल रिजर्व, चलिए, गुडविल और कैपिटल रिजर्व। गुडविल और कैपिटल रिजर्व वैसे भी एट द डेट ऑफ एक्वाजिशन ही होती है, क्योंकि गुडविल और कैपिटल रिजर्व निकलता कैसा है सर? आपके पास में एक वर्किंग नोट बनाते हैं जहाँ से हमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व मिलता है, जिसका नाम है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से ही हमें गुडविल और कैपिटल रिजर्व मिलता है आपके पास में। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालेंगे,
ठीक है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे निकलता है सर? ये तो प्रैक्टिकल है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल तो प्रैक्टिकल चीज़ है। कहता है कितने में खरीदा, कितने में खरीदा मतलब कि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है आपकी, कितने में खरीदा, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कि कहता है क्वेश्चन में 1 लाख आपके पास में 40,000, 1,40,000 में खरीदा, तो 1,40,000 आपके पास 1,40,000 में खरीदा। कहता है प्रैक्टिकल चीज़ है, कितने में खरीदा और कितने का था, कितने का था मतलब कि कॉस्ट ऑफ, ये आपके पास में शेयर्स आप कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इन आपका जो है नेट असेट कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ नेट असेट भी कह सकते हैं। नेट असेट का मतलब होता है शेयर कैपिटल एंड प्री प्रॉफिट, ठीक है। तो ये कितने का था, कैसे मिलेगा सर? ये मिलेगा आपके पास में शेयर कैपिटल और आपके पास में प्री प्रॉफिट, इन दोनों का टोटल करने से नेट असेट मिल जाता है प्रॉफिट, ठीक है। तो बताइए शेयर कैपिटल कितनी है सर? शेयर कैपिटल है आपके पास में 1 लाख। क्या 1 लाख पूरा लेना है? क्या 1 लाख पूरा लेना है? नहीं सर, ये होल्डिंग कंपनी के लिए बनाया जाता है, तो होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज 80% इनका होल्डिंग लिया जाता है, ठीक है। ओके सर। और यहाँ पे प्री प्रॉफिट कितना है? प्री प्रॉफिट तो वर्किंग नोट में निकाला, 60,000 आपके पास में, 60,000 आपके पास में, तो 60,000 60,000 क्या पूरा लेना है? नहीं सर, 60,000 इंटू 80% जितना है उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो 1 लाख इंटू 80% मतलब कि 80,000 है आपके पास में, यहाँ पे लिख लेते हैं 80,000 ये है, ये माइनस करना है, और यहाँ पे 60,000 इंटू 80% मतलब कि 48,000 ये माइनस करना है। बहुत ही ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन, और ऐसे ही एग्ज़ाम में भी आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। इसलिए ये चैप्टर बड़ा ही आसान है और प्लस मेरा फेवरेट। 80,000 माइनस करें, 48,000 माइनस करें, तो यहाँ पे आपके पास में 12,000 प्लस में आंसर आ रहा है, 12,000 प्लस में आंसर आ रहा है। अगर प्लस में आंसर आता है तो क्या चीज़ होती है सर? गुडविल। प्लस में आंसर आता है तो गुडविल, माइनस में आंसर आएगा तो कैपिटल रिजर्व, तो ये आपके पास में गुडविल है, ठीक है। ये आपके पास में गुडविल है, तो ये क्वेश्चन भी ख़त्म। और कोई चीज़ें पूछिए आपके पास में? नहीं, 3 क्वेश्चन पूछे थे। एक तो आपके पास में डिविडेंड की जर्नल एंट्री लिख दो, लिख दी। इसके बाद दूसरा माइनॉरिटी इंटरेस्ट, दोनों डेट को लिख दो, लिख दी। इसके बाद गुडविल है या फिर कैपिटल रिजर्व वो बता दो, हमने लिख दिया। चलिए सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये एंट्री आपके पास में बैंक अकाउंट डेबिट टू PNL, देख लीजिए हमारे पास में बैंक अकाउंट डेबिट टू PNL 12,000। इसके बाद आपके पास में कहता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है? कहता है ऑन द 1 जनवरी तक का जो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट आप यहाँ पे देखिए 32,000, ठीक है। और 31 दिसंबर तक का कहता है 33,000, ठीक है। प्रॉपर इस तरीके से फॉर्मेट से बनाइए तो आपको अच्छा रहता है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक ही फॉर्मेट आप फॉलो करें ताकि किसी भी तरीके की कन्फ्यूजन ना हो। एक ही फॉर्मेट पर हम जो है फॉलो करेंगे जो सबसे पहले मैंने वर्किंग नोट के हेडिंग से लिखवाया, ठीक है। तो ये आपका एक ही फॉर्मेट बनता है। चलिए, तो सारी चीज़ें क्लियर है आपके पास में, सारी चीज़ें आपके पास में क्लियर, ठीक है। और ये भी ले गया गुडविल आपके पास में, तो क्या देखिए यहाँ पे गुडविल 12,000, तो जो कि हमने निकाला 12,000 आपके पास में गुडविल, क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपके पास में ख़त्म। इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आइए। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन का लेंथ बढ़ता जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हार्ड नहीं होता जाएगा, ईजी होता जाएगा, देखिएगा आप, ठीक है। ईजी होता जाएगा क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चन ही मैं चाहता हूँ पूछे जाए एग्ज़ाम में, क्योंकि बड़े वाले क्वेश्चन आएंगे तो 10 से 15 नंबर फिक्स, ठीक है, जो बैलेंस शीट पूछी जाती है आपके पास में, और सबसे ज़्यादा आसान वही रहता है क्योंकि उसमें कॉपी पेस्ट करना होता है सिंपली हमें, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इलस्ट्रेशन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 3,
ठीक है जी। इलस्ट्रेशन नंबर 3 कहता है कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, एक्वायर 70% आपके पास में इक्विटी शेयर्स ऑफ जेड लिमिटेड। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड ने जेड लिमिटेड के 70% परचेज कर लिए है इक्विटी शेयर्स। तो बताइए एक्स लिमिटेड क्या होगा? होल्डिंग कंपनी, मतलब कि एच। ठीक है, और आपके पास में इक्विटी शेयर्स परचेज कर लिए जेड लिमिटेड के, तो जेड लिमिटेड क्या होगा? सब्सिडरी कंपनी एस। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे, ये एच है मतलब कि होल्डिंग कंपनी, और ये एस है आपके पास में सब्सिडरी कंपनी। इसके बाद कहता है ऑन 31 मार्च 2001 को, 31 मार्च 2001 को परचेज किया है ये। ठीक है, तो ये डेट ऑफ एक्वाजिशन है, डेट ऑफ एक्वाजिशन। इससे पहले का अगर कोई प्रॉफिट है तो वो प्री कहा जाएगा, इसके बाद का कोई प्रॉफिट है तो वो पोस्ट कहा जाएगा। इसके बाद कहता है एट द कॉस्ट 70 लाख। चलिए, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी दे रखा है, 70 लाख में हमने ये परचेज़ किया है। इसके बाद कोई और इन्फॉर्मेशन देता है, कहता है प्रॉफिट आपके पास में, सॉरी, और प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट देता है आपके पास में 120 लाख इन लाख रुपीज़ है। इन्वेस्टमेंट आपको देता है, ये भी असेट है। कॉस्ट और करंट असेट देता है आपके पास में 70 लाख। लोन एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस का मतलब होता है ये असेट है आपके पास में, ये आपने जो दिया है लोन एंड एडवांसेस उसकी बात कर रहा है, लाइबिलिटी नहीं है। सिर्फ लोन लिखा है तो वो लाइबिलिटी है आपके पास में। यहाँ पे एसेट है 15 लाख। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की चीज़ असेट्स है, और ये दो चीज़ डिबेंचर्स एंड करंट लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी है। ठीक है, कहता है इतनी चीज़। नीचे क्या कहता है? कहता है फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैज़ बीन एग्री अपॉन नॉट इंक्लूडेड इन अबव फिगर, मतलब कि हमने कुछ रिवैल्यूएशन किया है जिससे वैल्यू जो है असेट की या फिर लाइबिलिटी की कम या फिर ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, रिवैल्यूएशन में, तो रिवैल्यूएशन में हमने कुछ चेंजेस करा है, लेकिन दिक्कत वाली बात यह है कि हमने जो ये रिवैल्यूएशन किया, हम ऊपर जो चीज़ दे रहे हैं, ये जो अमाउंट दे रहे हैं, इसमें इंक्लूड करना भूल गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे। आप बताइए क्या चीज़ें चेंज हुई? तो कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 20% अप हो चुका है, अप मतलब कि इसमें +20% कर देना है, +20% आपके पास में। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कहता है 10% डाउन हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट कहाँ है? ये रहा, इसमें -10% करना पड़ेगा, 10%। ठीक है, तो इसका आंसर सबसे पहले निकाल लेते हैं, 120 + 20%, तो कहता है 144 लाख रुपीज़ ये हो चुका है, 144 लाख। और ये आपका 10% माइनस हुआ है तो 55 माइनस 10%, तो कहता है 49.5 लाख रुपीज़। ठीक है, चलिए, ये राउंड फिगर नहीं कर देना, ठीक है, 50, क्योंकि ये इन लाख रुपीज़ है, रुपीज़ ये 149 रुपीज़ नहीं है, 49 लाख रुपीज़ में। तो 0.5 है तो 0.5 ही लिखना पड़ेगा, कुछ स्टूडेंट राउंड फिगर कर देंगे, नहीं। ठीक है, इसके बाद जेड लिमिटेड डिक्लेयर एंड पेड 20% डिविडेंड। चलिए, ये डिविडेंड का पॉइंट है। ठीक है, 20% डिविडेंड का पॉइंट आपके पास में। ऑन इट्स इक्विटी शेयर्स एज ऑन 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को यहाँ पे डिक्लेयर किया डिविडेंड। ठीक है, फेस वैल्यू तो 10 रुपये के शेयर्स के हिसाब से है। कहता है डिविडेंड हमने जो डिक्लेयर किया, ठीक है, वो कहता है कि हमने जो है 20% के हिसाब से डिक्लेयर किया। आगे कहता है एक्स लिमिटेड परचेज द शेयर्स 20 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से, मतलब कि ये जो 70% शेयर परचेज कर लिए, एक शेयर 20 रुपीज़ में परचेज किया है। तो मैं क्या यहाँ पे निकाल सकता हूँ कि एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने परचेज किए होंगे जेड लिमिटेड ने? क्या निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, निकाल सकते हैं। सॉरी, एक्स लिमिटेड ने कितने परचेज किए हैं जेड लिमिटेड के? तो कहता है यहाँ पे डायग्राम से समझा दूँ तो यहाँ पे क्या है, कहता है सबसे पहली लाइन में इसने कहा कि आपने एक्स लिमिटेड, यहाँ पे कंपनी है, ठीक है, इसने परचेज कर लिया, मतलब कि ये होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, ये होल्डिंग कंपनी है। कहता है ₹70 लाख में जो है इसने 70 लाख रुपीज़ में इसने क्या करा है सर? 70 लाख रुपीज़ में इसने 70% जो है होल्डिंग ले ली है अपने पास में। ठीक है, पहली लाइन में इतनी चीज़ कही थी, देख लीजिए यहाँ पे।
70% आपके पास में होल्डिंग ले ली 70 लाख रुपीज़ में, पे किया 70 लाख, ठीक है। आगे क्या कहता है, किसका लिया है ये 70%, किसकी यहाँ पे होल्डिंग है, तो कहता है कि जेड लिमिटेड के शेयर्स ले लिए हैं 70%, ठीक है। तो अब जेड लिमिटेड के पास बचे कितने होंगे, 30%, 70% चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये करी है कि इसने 20 रुपीज़ के हिसाब से पर शेयर परचेज़ किया था। ये जो 70 लाख रुपीज़ में टोटल परचेज़ किया, एक शेयर 20 रुपीज़ के हिसाब से परचेज़ किया था, ठीक है। तो बताइए, एक शेयर 20 रुपीज़ के हिसाब से परचेज़ किया था, हमने टोटल पेमेंट कितने का किया है, 70 लाख। तो क्या हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं सर? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे बताइए, कैसे? बड़ा ही सिंपल है। कहता है कि भाई आपने एक शेयर, 1 शेयर की वैल्यू कितनी है, 1 शेयर की वैल्यू 20 रुपीज़ है। तो हमने टोटल पे कितना किया है, टोटल हमने 70 लाख रुपीज़ पे किया है, ठीक है। तो उससे हमें कितने शेयर्स टोटल मिले होंगे, तो हमें यहाँ पे मिलेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब कि यहाँ पे 70 × 1 डिवाइड बाई 20, तो 70 लाख डिवाइड बाई 20, नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ जाते हैं 3,50,000 शेयर्स, 3,50,000 शेयर्स। यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का, कि इसने नंबर ऑफ शेयर्स डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली दिए, ठीक है। तो ये देख लीजिए, आपके पास में ये चीज़ आ जाती है 3,50,000, ठीक है। चलिए, तो 3,50,000 आपके पास में आ चुका है, नंबर ऑफ शेयर्स 3,50,000 है। इसने कहा 10 रुपये का एक शेयर जिसकी फेस वैल्यू है, हमने कहा 20% के हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, मतलब कि डिविडेंड तो ऑलवेज फेस वैल्यू पे ही होता है, ठीक है। आपने कितने में परचेज किया, 20 के हिसाब से, लेकिन ये मायने नहीं रखता, डिविडेंड ऑलवेज फेस वैल्यू के हिसाब से पे होता है। मतलब कि डिविडेंड का अमाउंट मैं यहाँ पे कहूँ, डिविडेंड का अमाउंट यहाँ पे वर्किंग यहाँ पे करते हैं, वर्किंग नेक्स्ट पेज पे करते हैं, वर्किंग, ठीक है। सबसे पहले ये नंबर ऑफ शेयर्स जो है मैं यहाँ पे डाल दूँ कॉपी पेस्ट, ये लीजिए वर्किंग नोट नंबर 1 आपकी यही रही आपके पास में, ठीक है। वर्किंग नोट नंबर 1 नंबर ऑफ शेयर्स निकाले। अब डिविडेंड की बात करते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 डिविडेंड की बात करते हैं। डिविडेंड की बात करने से पता चला कि भाई 20% हमने डिविडेंड पे किया है, मतलब कि पर शेयर डिविडेंड कितना है सर, पर शेयर डिविडेंड है आपका ₹10 इंटू 20%, ठीक है। पर शेयर हमने 2 रुपये डिविडेंड दिया है, आपके पास जितने भी शेयर्स है 2 रुपये आप ले जाइए पर शेयर के हिसाब से। होल्डिंग कंपनी को कितना डिविडेंड मिलेगा, डिविडेंड फॉर होल्डिंग कंपनी, डिविडेंड फॉर होल्डिंग कंपनी कितना होगा सर, होल्डिंग कंपनी को सीधी सी बात है 3,50,000 शेयर से 2 रुपये ले जाइए पर शेयर के हिसाब से, तो इंटू 2, 3,50,000 इंटू 2, तो इन्हें 7 लाख रुपीज़ दे दिया जाए, इन्हें 7 लाख रुपीज़ दे दिए जाए, ठीक है, डिविडेंड के, ठीक है सर। इन्हें डिविडेंड के 7 लाख रुपीज़ आपके पास में पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है, पहुंचा दिए जाएंगे, ठीक है सर। ये चीज़ तो हमारे पास में क्लियर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, आगे कहता है आपके पास में कि निकालिए गुडविल कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब गुडविल और कैपिटल रिजर्व कैसे निकलता है सर, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल नाम की वर्किंग नोट आपने पढ़ाई है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। हर इलस्ट्रेशन में चीज़ें एक्सप्लेन करता ही रहूँगा, ठीक है। आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई एक बार पढ़ा लिया बस काम ख़त्म अब आप पढ़ लो, नहीं, हर एक इलस्ट्रेशन में पढ़ाना है, हर एक इलस्ट्रेशन में पढ़ाना है। सर आपने कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लेक्चर नंबर 1 में लिखवाया, क्या लिखवाया सर, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल क्या था, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट और होल्डिंग कंपनी का शेयर, ठीक है। आपने जितना भी, इसे हम कहते हैं नेट असेट भी कह सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को नेट असेट भी कह सकते हैं, अभी अभी मैंने लिखवाया। तो कहते हैं इस चीज़ को यहाँ पे मैं लिख दूँ, इसे हम जो है आपके पास में नेट असेट, इसे लिख लीजिएगा, नेट असेट भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन के लिए।
इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नेट असेट वर्ड भी यूज़ होता है, ठीक है, नेट असेट, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है कि भाई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से नेट असेट माइनस कर दो, आपके पास में क्या मिल जाएगा, गुडविल और कैपिटल रिजर्व जो भी है मिल जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या कहा मैंने, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें, जो कि डायरेक्टली गिवन है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें से मुझे माइनस क्या कर देना है, माइनस कर देना है नेट असेट, कॉस्ट ऑफ नेट असेट, कॉस्ट ऑफ नेट असेट। और कॉस्ट ऑफ नेट असेट मिलता कैसे है, तो कहता है कॉस्ट ऑफ नेट असेट आपको मिल जाएगा शेयर कैपिटल प्लस करिए इसमें आपके पास में प्री प्रॉफिट, ठीक है, प्री प्रॉफिट, शेयर कैपिटल प्लस प्री प्रॉफिट, इन दोनों को ऐड करेंगे, नेट असेट मिल जाएगा। लेकिन बढ़िया बात तो ये है कि आपको ना ही कुछ शेयर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन खत्म हो गया ना, हाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, पूरे क्वेश्चन में ना ही शेयर कैपिटल की इन्फॉर्मेशन दी और ना ही कोई प्री प्रॉफिट की, बस ये कुछ बैलेंस शीट की अदर अदर इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब है कि आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, मेरी बात ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं टी फॉर्मेट में, अभी समझा रहा हूँ, वैसे आपको टी फॉर्मेट में नहीं बनाना होता, बस यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये चीज़ें कैसे आती। टी फॉर्मेट में अगर आप बना रहे बैलेंस शीट आपको समझाने के लिए, तो आप समझिए यहाँ पे बैलेंस शीट, तो कहता है कि भाई आप सीधी बात समझिए कि यहाँ पे आता है आपका शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, क्या यही तो आपको पता है ना, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है, रिजर्व एंड सरप्लस यहीं पे आता है सर, बिल्कुल। ये रिजर्व एंड सरप्लस क्या सर, प्री आपका प्रॉफिट, क्योंकि 31 मार्च को आपने एक्वायर किया है, तो 31 मार्च को तो हम क्या बना लेते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। तो मतलब कि ये बैलेंस शीट आपके पास में पूरी की पूरी प्री ही कहा जाएगी, ठीक है, क्योंकि 31 मार्च के बाद आप नेक्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट कमाएंगे वो पोस्ट है, यहाँ पे तो सब कुछ प्री है, ठीक है, 31 मार्च की इन्फॉर्मेशन ही दे रहा है, देखिए ये, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है सर, प्री है, प्री है, प्री है, ठीक है। मैंने कहा था सर 31 मार्च जो एक्वासिशन डेट है वहाँ तक का सारा जो प्रॉफिट है, सब कुछ चीज़ें वो प्री है, इसके बाद जो चीज़ें होगी वो पोस्ट, तो 31 मार्च 2001 के बाद जो कमाएंगे वो पोस्ट पीरियड है, ठीक है। हम यहाँ पे सारी की सारी प्री चीज़ें हैं, तो यहाँ पे लिख दूँ प्री चीज़ें हैं सारी की सारी। तो ये जो आपके पास में रिजर्व एंड सरप्लस होगा वो भी क्या इनडायरेक्टली क्या है सर, प्री है, ये प्री है, ठीक है जी, प्री है, ठीक है सर, ये चीज़ क्लियर। इसकी इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने नहीं दी जो कि हमें चाहिए, ये दोनों का टोटल हमें चाहिए, ये दोनों का टोटल हमें चाहिए। लेकिन ये क्या कह रहा है, इनके अलावा सारी चीज़ें हम दे देते हैं, इनके अलावा सारी चीज़ें, कहता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट PPE, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कहता है 120 लाख है, यहाँ पे रुपीज़ इन लाख लिख देता हूँ, इन लैक्स, ठीक है। कहता है 120 लाख, सॉरी 120 नहीं, इंक्रीज हो गया ना रिवैल्यूएशन से, कितना हो गया 144, 144 है, सॉरी 144 लाख हो चुका है। कहता है इन्वेस्टमेंट, ये भी असेट है, यहीं पे दिखेगा, इन्वेस्टमेंट आपके पास में कितना है 49.5 हो चुका है। इसके बाद करंट असेट, ये भी यहीं पे दिखेगा CA, करंट असेट शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा 70 लाख, ठीक है। इसके बाद आपके पास में लोन एंड एडवांसेस, लोन एंड एडवांसेस असेट, लोन एंड एडवांस, हमने किसी को दिया होगा एडवांस वगैरह, तो असेट पड़ा हुआ है 15 का। और कहता है 15% डिबेंचर्स, ये लाइबिलिटी है आपके पास में, तो 15% डिबेंचर्स कितने के हैं सर, 90 लाख, ओके सर। करंट असेट, सॉरी करंट लाइबिलिटी CL कहता है 50 की है। बताइए इसका डिफरेंस मैं निकाल लूँगा तो ऑटोमेटिकली इन दोनों का टोटल ही तो आ जाएगा, ये ऐसे आपको जो है उल्टा कान पकड़वा रहा है, ठीक है। लेकिन हमें भी तो सब कुछ क्लियर है, हम थोड़ी ना फंसने वाले हैं। बताइए एसेट टोटल कितनी है, 144 प्लस 49.5 प्लस 70 प्लस 15, ठीक है।
तो यहाँ पे 278.5 आपके पास में, तो इसका भी टोटल ऑटोमेटिकली वही रहेगा 278.5। इसमें से 90 लाख का तो आपके पास में डिबेंचर्स है और 50 का जो है करंट लाइबिलिटी है, तो रिमेनिंग क्या बच गया, आपका रिमेनिंग जो बच गया वो आपका है 138.5। ठीक है, तो यही तो आपको टोटल मिल चुका। ठीक है सर, इसे बाइफरकेट कैसे करेंगे कैपिटल और रिजर्व में? बाइफरकेट करना ही क्यों है आप समझिए, बाइफरकेट करना ही क्यों है, हमें बाइफरकेट नहीं करना। चलो इसका टोटल यहाँ पे बता दो। टोटल तो हमें पता है, कितना है 138.5, ये लाख रुपीज़ है। ठीक है, लैक्स। ठीक है जी, बाइफरकेट करना ही क्यों है, आप बाइफरकेट करने बिना ही काम हो जाएगा। देखिए आपके पास में यहाँ पे ये कहता है ये टोटल अमाउंट है 138, हमें क्या टोटल लेना होता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में? नहीं सर, यहाँ पे हमें टोटल का उतना परसेंटेज लेना होता है जितना यहाँ पे आपके पास में होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज है। होल्डिंग कंपनी का परसेंटेज कितना है सर? 70%। ठीक है, तो इंटू यहाँ पे 70% पार्ट ही लेना है, इंटू 70% पार्ट ही लेना है, इंटू 70%। ठीक है, ये आपके पास में 3 बार रिपीट कर चुका, 3 अलग अलग इलस्ट्रेशन से कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मैंने समझाया। ठीक है, हर बार रिपीट कर रहा हूँ आपके पास में। 96.95 आपका आंसर आ रहा है। और परचेज कितने में किया था? परचेज तो क्वेश्चन में गिवन था 70 लाख आपके पास में, ये रहा 70 लाख। तो 70 लाख में परचेज किया था। ये सारी की सारी चीज़ें रुपीज़ इन लैक्स है। ठीक है, तो आपके पास में ये चीज़ माइनस करना है नेट सेट। ठीक है, तो ये लीजिए आपके पास में काम ख़त्म। 70 का था, हमने परचेज़ कितने में, सॉरी 70 लाख में परचेज़ किया, कितने का था? 96.95 का था। मतलब कि कहीं ना कहीं ये माइनस में आ रहा है 26.95 लाख। मतलब कि माइनस में आ रहा है, तो मतलब कि ये क्या है? कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये कैपिटल रिजर्व है। ये बेसिकली माइनस में नहीं दिखाते कई बार सॉल्यूशन में। यहाँ पे क्या माइनस में है? माइनस में बेसिकली आंसर हमारा निकालने का तरीका है। ठीक है, आपके पास में कैपिटल रिजर्व कहाँ है सॉल्यूशन? ये रहा 33.95। हाँ जी, यही है। बस मुझे एक पॉइंट पढ़ाना है डिविडेंड का, ये अभी समझा दूंगा। देखिए, ये सबसे पहले तो ये समझा दूँ कि माइनस में आंसर आ रहा है, लेकिन हम माइनस में दिखाते नहीं है आपके पास में। माइनस में दिखाना गलत नहीं है। ठीक है, माइनस में दिखा दिया, कोई गलत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पे हम ऐसे ही लिखते हैं कि 26.95 का आपके पास में कैपिटल रिजर्व है। माइनस में लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, लेकिन हो सकता है आप जो है याद रहता है तो माइनस मत लिखिए। ठीक है, ऐसे ही लिखिए 26.95। अब एक और चीज़ थी इस क्वेश्चन में जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। कहता है डिविडेंड डिक्लेयर किया 20%। कब डिक्लेयर किया? 31 मार्च 2001 को। अब बताइए ये प्री पीरियड में है या फिर पोस्ट में? सर प्री पीरियड है। 31 मार्च तक का जितना भी पीरियड है, सब कुछ है वो प्री पीरियड है। मतलब कि प्री पीरियड में आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ठीक है, तो प्री पीरियड में डिविडेंड डिक्लेयर किया है, इससे मुझे कुछ एक चीज़ लिखवानी है। ठीक है, कि प्री पीरियड यहाँ पे आपका जो है, ये चीज़ तो वैसे ख़त्म हो जाती है वर्किंग नोट वाली। अब जो है छोटी मोटी चीज़ें का कॉन्सेप्ट आपको बताना है बस। ठीक है, कहता है डिविडेंड डिक्लेयर इन प्री पीरियड। डिविडेंड डिक्लेयर्ड इन प्री पीरियड। ठीक है, इसकी क्या आपके पास में कैलकुलेशन होगी, किस तरीके से सोल्व होगा? तो देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात है। आइए यहाँ पे देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल सी बात होता है। अगर इन्वेस्टमेंट चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट मेरे साथ अकाउंट में, ठीक है, अकाउंट में आपका एक चैप्टर होता है इन्वेस्टमेंट अकाउंट।
अगर आप पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, इतना कोई बड़ा लिंक नहीं है। एक छोटी सी बात वहाँ पे पढ़ाते थे जो यहाँ पे भी मैं पढ़ा दूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट नहीं भी पढ़ के आते। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में क्या करते थे आपके पास में, डिविडेंड वगैरह जो है आपके पास में डिक्लेयर किया जाता था। और वो प्रीवियस ईयर का, मतलब कि वहाँ पे हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर बोलते थे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जो है डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, कंसोलिडेटेड में प्री पीरियड कहते हैं, ये प्री पीरियड। वहाँ पे भी याद करवा रहा हूँ कि वहाँ पे भी प्री डिविडेंड जो था, तो एक प्री पीरियड का डिविडेंड होता है और एक पोस्ट पीरियड का डिविडेंड होता है। पोस्ट पीरियड का डिविडेंड इलस्ट्रेशन नंबर 2 से पढ़े हम, ठीक है। और इलस्ट्रेशन नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा, पोस्ट पीरियड का सबसे पहले क्लियर कर दूँ। कहता है कि आप एक काम करिए, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। उसमें से आप एक काम करिए, सबसे पहले तो ये जो डिविडेंड डिक्लेयर किया उसमें प्रॉफिट में से लेस कर दीजिए, ठीक है। और आपका पास काम खत्म, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस काम खत्म हो चुका। यहाँ पे आपका जो है प्री पीरियड में दो चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। एक आपका कहता है कि आपने जो है सबसे पहले क्या होगा सर, आपने प्रॉफिट में से ये डिविडेंड डिक्लेयर किया होगा, लेकिन ये तो प्री पीरियड का है और आज डिक्लेयर कर रहे हो तो आज के प्रॉफिट में से जाएगा। डिक्लेयर आपने प्रीवियस ईयर में किया था लेकिन आप जो है पे आज कर रहे हैं तो आज का प्रॉफिट कम होगा, तो वहाँ पे प्रॉफिट कम होगा, मतलब कि एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट आपके पास में, वहाँ से तो आप लेस करते ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो प्री पीरियड का प्रॉफिट होता है ना, वो लेस किया है, आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा इससे रिलेटेड, आपको जो है ये चीज़ आपकी प्री प्रॉफिट जो है ऑलवेज ध्यान रखिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करने के लिए यूज़ होता है आपके पास में। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी पढ़ते हैं, यहाँ पे भी पढ़ते हैं। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी जो पोस्ट पीरियड होता है वो तो इस साल का ही है और इस साल के प्रॉफिट में से कम होना था, कोई दिक्कत नहीं है, कम कर दिया। लेकिन ये जो प्री प्रॉफिट होता है ना, ये इस साल के प्रॉफिट में से कम किया, लेकिन हालांकि ये आपका जो डिविडेंड है, सॉरी ये प्री डिविडेंड जो है वो तो पिछले साल का, इस साल से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी प्रॉफिट तो इस साल का कम हो गया, ठीक है ना। आप देख रहे हैं, देखिए लेस किया है, प्रॉफिट इस साल का कम हो गया, डिविडेंड पे कर रहे तो इस साल का प्रॉफिट कम हो गया, लेकिन इस डिविडेंड का इस साल से तो कोई लेना देना था नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि प्री डिविडेंड जो है वो ऑलवेज इन्वेस्टमेंट में से माइनस होता है आपके पास में, ऑलवेज इन्वेस्टमेंट जो कॉस्ट होती है उसमें से आपके पास में लेस हो जाता है, कॉस्ट में से लेस हो जाता है आपके पास में, लेस, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करता है आपके पास में, ठीक है जी। तो आइए अब यहाँ पे का बात करते हैं, बताइए सबसे पहले जो डिविडेंड है वो प्री है या फिर पोस्ट है। सर डिविडेंड तो प्री है, जो डिविडेंड का अमाउंट है ये प्री पीरियड का है, ठीक है, 7 लाख रुपीज़। तो प्री पीरियड का है तो क्या करना है सर, एक तो आप जो है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट अगर बना रहे हैं, हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने को एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट नहीं पूछा है, तो वहाँ से तो लेस करेंगे, उसकी बात मैं अलग इलस्ट्रेशन में करूँगा। इसके बाद भी इलस्ट्रेशन है जहाँ पे इसे मुझे डिटेल में पढ़ाना है। यहाँ पे सिंपली एक ही चीज़ है, दो आपको जो है मैंने पढ़ा है, एक तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में से माइनस कर दो, दूसरा इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट माइनस कर दो। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को कम करना है, मतलब कि 70 लाख रुपीज़ है ना, इसमें से आपको जो है एक चीज़ और माइनस करनी पड़ेगी आपके पास में, एक चीज़ और माइनस करनी पड़ेगी। क्या चीज़ सर, एक चीज़ और माइनस करनी पड़ेगी जिसका नाम है आपके पास में डिविडेंड। और डिविडेंड भी कौन सा आपके पास में, प्री पीरियड डिविडेंड, ठीक है। डिविडेंड, ठीक है, कितना सर, 7 लाख माइनस होता है, कॉस्ट को कम करता है, आपको प्रॉफिट दिलवाता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को थोड़ा सा कम कर देता है, पैसा मिलता है प्री पीरियड का, ठीक है। पोस्ट का माइनस नहीं होगा, प्री का ही माइनस होगा, पोस्ट तो डायरेक्ट पीएनएल में से माइनस होना था, हो गया काम खत्म। तो अब यहाँ पे आप अपना रियल आंसर निकालिए, अब यहाँ पे अपना रियल आंसर निकालिए। तो यहाँ पे रियल आंसर क्या आता है, रियल आंसर आपके पास में क्या चीज़ निकल के आती है, जल्दी से निकालिए।
कहता है 70 में से 7 माइनस किया, 96.95 माइनस किया, तो ये माइनस में ही आंसर आ रहा है 33.95। ठीक है, ये लाख रुपीज़ में और माइनस में आ रहा है, तो कैपिटल रिजर्व देख लीजिए, आपका आंसर 33.95। एक डिविडेंड का पॉइंट था जो आपने पढ़ा दिया, मैंने बेसिकली यहाँ पे आया था, लेकिन ये डिटेल में आने वाला है आगे के इलस्ट्रेशन में, तो वहाँ पे फिर से रिपीट करूँगा। दो चीज़ बस, ये चीज़ लिख लीजिएगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। प्री पीरियड है तो एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट में से तो लेस करते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप एक इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट कम कर देना अगर प्री डिविडेंड है तो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अब बात करेंगे सारी की सारी।